व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू स्टॉप अकेडमी। मैं मयंक पालीवाल, आपका अकाउंटेंसी का मेंटर। आज के इस वीडियो में हम डील करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी से चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग रेशियोज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जैसे कि बच्चों मेरा आप लोगों को प्रॉमिस है कि इस बार की तैयारी होगी हमारी जिम्मेदारी। उसी सीरीज में बच्चों मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं अगला चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बच्चों एक चीज मैं आपको पहले ही इंफॉर्म कर दूं इसको स्टार्ट करने से पहले कि यहां पर हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डील करते हैं तो पहले इनकी मार्किंग स्कीम्स कुछ और हुआ करती थी, फिर भी मैंने इन्हीं क्वेश्चंस को अपने एक्सपीरियंस को यूज करके किस तरीके से करंट मार्केट स्कीम्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर यही क्वेश्चंस करंट मार्केट स्कीम के अकॉर्डिंग आएंगे तो कितने मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, मैंने उसके लिए अपना बेस्ट यहां पे दिया है। तो मैं आपको बता दूं करंट मार्केट स्कीम में बच्चों आप लोगों के पास होते हैं 1 मार्क क्वेश्चंस, इसके अलावा 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स। तो इस चैप्टर में से मैक्सिमम 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन जो है वो फ्रेम किया जा सकता है। तो मैंने भी इसी के अकॉर्डिंग इसको डिजाइन करा है। 1 मार्क्स में बच्चों हमें मिल जाएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, रीजन असर्शन बेस्ड क्वेश्चन और इस तरीके से शॉर्ट आंसर्स जो है बच्चों आपको 1 मार्क्स से मिल जाएंगे। 3 मार्क्स और 4 मार्क्स से भी इस चैप्टर में से बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो यहां पर बच्चों हम लोग ने सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। तो इसके डिटेल वीडियोस जो है बच्चों वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दिए गए, उनको देखना बिल्कुल भी ना भूलें। बिल्कुल डिटेल में जाइए, वहां से अपने कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करिए और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेकर आ जाइए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, सो दैट आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक एक चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से क्लियर होते चले जाए, प्रिपेयर होते चले जाए। तो यहां पे बच्चों पहले नंबर 1 जो है आज का हमारा क्वेश्चन ऑल इंडिया सी सेट में 2011 में पूछा गया था। ये आपसे कह रहे हैं कि स्टेट हाउ पर्सनल बायस कैन गेट रिफ्लेक्टेड इनटू रेशियो एनालिसिस। तो बच्चों रेशियो एनालिसिस का एक ड्रॉबैक होता है। क्या ड्रॉबैक होता है कि रेशियोज एनालिसिस के अंदर पर्सनल बायस देखने को मिल सकता है। चूंकि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त पर्सनल बायस यूज हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आपके जो अकाउंटिंग रेशियोज निकलेंगे उसमें भी पर्सनल बायस हमको देखने को मिल सकता है। कैसे देखने को मिलेगा? तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि मैं यहां पर पूरा लिखकर एक्सप्लेन करूं, फार बेटर मैं आपके लिए बने बनाए आंसर लाया हूं, सीधे आप लोग उसको समझ लीजिए। इन मैनी सिचुएशंस, पहले बार क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि नहीं? मुझे यहां पे ये दिखाना है कि कैसे अकाउंटिंग रेशियोज के अंदर पर्सनल बायस रिफ्लेक्ट होता है। पर्सनल बायस का मतलब क्या होता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने वाले अपने हिसाब से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करके क्या कर सकते हैं, उसके अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। In many situations, the accountant has to make the choice out of various alternatives. तो बच्चों अकाउंटिंग करते वक्त एक ही चीज की अलग अलग तरीके से अकाउंटिंग की जा सकती है, उसके ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट होते हैं। तो एक अकाउंटेंट को यहाँ पे चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है। किस तरीके से चॉइस मेकिंग करनी पड़ती है? जैसे कि डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास बच्चों 2 मेथड्स हैं जो आप लोग पढ़ चुके हैं। वैसे और भी मेथड्स होती हैं लेकिन वो हायर अकाउंटेंसी में पढ़ाई जाती है। तो आप लोगों के लिए कौन सी 2 मेथड है? सर रिटन डाउन वैल्यू और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब दोनों में से कोई एक चूज करनी पड़ेगी और दोनों में ही बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, दोनों से प्रॉफिट अलग अलग आता है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में ज्यादा डेप्रिसिएशन लगता है इन कंपैरिजन टू रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो यहां पे आपको दोनों में से कोई एक चूज करनी पड़ेगी। आगे आपसे बोला जा रहा है इसी तरीके से जब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग तरीके की मेथड्स होती हैं, लीफो, फीफो, हीफो, और इन सब से क्लोजिंग स्टॉक का अलग अलग वैल्यूएशन आता है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक का अलग अलग वैल्यूएशन आएगा तो इससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट भी हर बार अलग अलग ही आएगा। सिंस द सब्जेक्टिविटी इज इनहेरेंट इन पर्सनल जजमेंट, तो कहीं ना कहीं ये हमारे अकाउंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी मेथड यूज करता है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर देयरफॉर नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार होंगे वो कहीं ना कहीं हमारे अकाउंटेंट के डिसीजन मेकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही है बच्चों पर्सनल बायस, मतलब यहां पे अकाउंटेंट इंटरफेयर कर सकता है हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में। एज अ रिजल्ट रेशियो एनालिसिस कैन नॉट बी सेड टू बी फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। क्योंकि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट सफर करते हैं पर्सनल बायस, तो कहीं ना कहीं उससे बनने वाले अकाउंटिंग रेशियोज भी पर्सनल बायस सफर करेंगे। तो ये था बच्चों इसका एक सिंपल सा आंसर। आगे चलते हैं हम लोग, यहां पे लिखा हुआ है स्टेट एनी 2 लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस। तो आपको बताना है कि रेशियो एनालिसिस के कौन कौन से लिमिटेशंस होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं लेकिन हमको यहां पे सिर्फ 2 ही बताने, देखते हैं कौन से हमारे पास। पहला आप ले लीजिए, अकाउंटिंग रेशियोज इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स। क्वालिटेटिव मतलब जैसे ह्यूमन रिसोर्स की अगर हम बात करें तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स कितना एफिशिएंट है, ये सारी चीजें बच्चों आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ये शो नहीं करते हैं।
तो जो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट होता है वो तो रिकॉर्ड कर लिया जाता है, लेकिन जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट होता है, पब्लिक और क्या कहते हैं, आपकी कंपनी के रिलेशन कैसे हैं, आपके अपने इंप्लॉइज के साथ रिलेशन कैसे हैं, ये सारी चीजें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो नहीं करती हैं। तो उसी से जब रेशोज कैलकुलेट किए जाते हैं तो वो भी ये चीज शो नहीं करते हैं। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं बच्चों, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ड्रॉबैक है ना, वो सारे के सारे ड्रॉबैक यहां लिख दीजिएगा, बिल्कुल आपका आंसर सही हो जाएगा। सेकंड होता है आपका अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस एंड एबिलिटी ऑफ एनालिस्ट। पर्सनल बायस अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा रहा था कि यहां पर जो अकाउंटेंट है वो अपने हिसाब से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बना सकता है, तो कहीं ना कहीं उसका पर्सनल बायस यहां पर इनहेरेंट है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो जब आप उनसे रेशियोज बनाएंगे तो वहां पर भी आपको पर्सनल बायस देखने को मिलेगा। तो ये दो मैं लिख सकता हूं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो कुछ भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ड्रॉबैक्स हैं, सारे के सारे ड्रॉबैक्स आप लिख दीजिएगा। 1 मार्क क्वेश्चन में बच्चों देखें 2010 के हमारे पास, देखिए सर आप कहाँ 10 साल 12 साल हमको पीछे लेके चले गए। बच्चों सिलेबस वही है, क्वेश्चंस भी वही हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को घुमा फिरा के दोबारा पूछ लिया जाता है, वही कॉन्सेप्ट्स होते हैं, तो कोई नई चीज़ तो है नहीं। तो यहाँ से आइडिया हमें जरूर लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों, बहुत सिंपल यार, अकाउंटिंग रेशियोज क्या होते हैं, ये अपने आप में एक तरीके की मैथमेटिकल इक्वेशन होती है, ये अपने आप में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो कि दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करके उनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। देखिए कितना सिंपल है, अकाउंटिंग रेशियो अपने आप में एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है या फिर एक अपने आप में मैथमेटिकल इक्वेशन है जो दो अकाउंटिंग वेरिएबल को आपस में कंपेयर करके उनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। जैसे कि करंट रेशियो, तो करंट रेशियो क्या करेगा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच में एक रिलेशनशिप क्या करेगा, एस्टेब्लिश करेगा, और उसी से हम आइडिया लगा लेते हैं जो कुछ भी आपको उस पर्टिकुलर रेशियो से जानना है। जैसे कि करंट रेशियो की अगर हम बात करें तो हम उसमें क्या जानना चाहते हैं कि हमारे पास इतना कैश है कि नहीं कि हम अपनी करंट लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर सकें। तो हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप बनाएंगे और हम वहाँ देखेंगे कि हमारे करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ से ज़्यादा ही होने चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, यहां से अब देखते हैं हमारे पास परचेज ऑफ गुड्स ₹35,000 फॉर कैश विल इंक्रीज द ऑपरेटिंग रेशियो, इज द स्टेटमेंट करेक्ट, गिव रीजन। तो बच्चों यहां मैं आपको बता दूं, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं अपन लोग। जब कभी भी आप लोग गुड्स परचेज करेंगे तो गुड्स परचेज करने से, वो भी कैश परचेज कर रहे हैं आप लोग, कैश में परचेज कर रहे हैं, तो जब कभी भी आप गुड्स परचेज करेंगे क्या इससे आपका ऑपरेटिंग रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा। बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं क्या इससे हमारा ऑपरेटिंग रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। बहुत डिटेल में बता रहा हूं बच्चों मैं आप लोगों को, बहुत ही डिटेल में। अगर हम बात करते हैं बच्चों ऑपरेटिंग रेशियो की, तो जरा ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाना। सर ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है। इसमें से आप ऑपरेटिंग कॉस्ट बाहर निकालिए, तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब इसमें से बच्चों आप लोग COGS को बाहर निकालिए, तो COGS इक्वल्स टू होता है आपका ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। देखो कितने डिटेल में मैं आपको लेके जाता हूं सारी चीजों को समझाने के लिए। इतना सिंपल सा है, 1 मार्क का है, MCQ होते पता चलता, आप तुक्का लगा के आ जाते भाई। तुक्का मत लगाओ, हर एक क्वेश्चन जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर का एक एक मार्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बूंद बूंद से हमें घड़ा भरना है यहाँ पर। तो आप हम देख सकते हैं कि COGS तक पहुंच गए। आप क्यों पहुंच गए उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। तो कहीं ना कहीं ऑपरेटिंग रेशियो किससे बनता है, ऑपरेटिंग कॉस्ट से। ऑपरेटिंग कॉस्ट किससे बनता है, COGS से। COGS किससे बनता है, ओपनिंग इन्वेंट्री परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री से। इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट निकालिए। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, गुड्स खरीद रहे हैं। जैसे ही आप गुड्स खरीदेंगे उससे आपका परचेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा अप टू द एक्सटेंट ऑफ 35,000। बट ऑन द अदर हैंड आपका बच्चों जो यहां पर क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो भी इंक्रीज हो जाएगी अप टू द एक्सटेंट ऑफ 35,000। तो परचेज पॉजिटिव है, क्लोजिंग इन्वेंट्री नेगेटिव है, इफेक्ट क्या हो जाएगा, नलीफाई। तो यहां पर बच्चों हमको लिखना पड़ेगा कि क्या आपके गुड्स परचेज करने से ऑपरेटिंग रेशियो इंक्रीज होगा, नो। क्यों नहीं इंक्रीज होगा, उसके पीछे रीजन है कि देयर इज एन इंक्रीज इन परचेज एज वेल एज इंक्रीज इन क्लोजिंग इन्वेंटरी। आपके परचेजेस इंक्रीज होंगे तो साथ साथ आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री भी इंक्रीज होगी। 1 + 1 माइनस है तो इफेक्ट इसका क्या हो जाएगा, निल हो जाएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे परचेज ऑफ गुड्स will increase, purchase of goods will increase purchases
एज वेल एज क्लोजिंग इन्वेंट्री। इससे डिटेल में बच्चों और कौन पढ़ाएगा आपको? तो आप देख सकते हैं कि ऑन द वन हैंड हमारा COGS इंक्रीज होगा, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री के कारण कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? 0। यहाँ बच्चों हम अपना 1 मार्क जो है वो सिक्योर कर लेंगे। इस तरीके से बच्चों बहुत डिटेल में अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि हम लोग 95 जो है प्लस बहुत ही ईजिली क्रैक कर लेंगे अपने मार्क्स जो है। नेक्स्ट हमारे पास 1 मार्क क्वेश्चन में स्टेट विद रीजन, देखो कब आया है ये? 2012 ऑल इंडिया, हर जगह। State with reason whether repayment of long-term loan will increase, decrease or no change in debt to equity ratio। तो बच्चों एक काम करो, सबसे पहले ना आप यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो का जरा मुझे फॉर्मूला तो बताओ। सर बहुत आसान होता है, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो अपने आप में कंपैरिजन है बिटवीन ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड। तो डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू हो जाएगा सर डेट अपॉन इक्विटी। डेट टू इक्विटी रेशियो क्या हो जाएगा सर? डेट अपॉन इक्विटी। अब एक काम करो, मान के चलो बच्चों, अज्यूम कर लीजिए आप लोग यहां पर कि हमारे जो डेट्स हैं वो कितने के हैं? 2 लाख रुपीस के, और हमारी जो इक्विटी है बच्चों वो कितने की है? 1 लाख रुपीस की। हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है, तो अकॉर्डिंगली अभी हमारा रेशियो कितना चल रहा होगा? 2:1। अभी हमारा रेशियो कितना चल रहा होगा? 2:1। आगे देखेंगे बच्चों, अभी हमसे क्या कह रहे हैं? रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन विल रिजल्ट। अगर आपने अपने डेट का रीपेमेंट कर दिया तो क्या होगा? तो एग्जाम्पल लेता हूं मैं यहाँ पे बच्चों, एज्यूम कर रहा हूं मैं यहाँ पर कि सपोज हमने 50,000 के जो डेट्स है उनको क्या कर दिया? रीपे कर दिया। अब डेट्स जब आप रीपे करोगे तो ऑन द वन हैंड आपकी नॉन करेंट लायबिलिटीज या फिर डेट क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड आपका कैश डिक्रीज होगा। तो इन दोनों में से हम सिर्फ और सिर्फ किसको कम करेंगे? नॉन करेंट लायबिलिटीज को। अब बच्चों हमारा जो रिवाइज्ड वैल्यूज निकल कर आएंगी वो कितनी निकल कर आएगी? 1,50,000 अपॉन 1 लाख। तो डेट आपका हो चुका है 2 लाख से 50,000 रिड्यूस होकर 1,50,000, और इक्विटी जो है आपकी वो है 1 लाख। हमारा जो रिवाइज रेशियो निकल कर आएगा वो आएगा 1.5:1। पहले कितना था? 2:1। इस ट्रांजैक्शन की हैपनिंग से हमारा जो यहां पर डेट टू इक्विटी रेशियो है वो पहले के कंपैरिजन में रिड्यूस होकर कितना हो गया? 1.5:1। तो आंसर इसका क्या बनेगा कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से आपका जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो ये सारी की सारी तो बेटा वर्किंग है। इसका एक्चुअल आंसर मैं यहां पे लिखूंगा कि आपको चेंजेस बताने हैं ना, तो हम यहां पे लिखेंगे कि हमारा जो रेशियो है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने उसका रिजल्ट बता दिया। अब हम इसका नीचे अलग से बच्चों लिखेंगे रीजन कि ऐसा क्यों होगा। तो अगर आप रीपेमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म डेट का तो आप यहां पे लिखिए रीपेमेंट ऑफ डेट विल रिड्यूस repayment of debt will reduce long term debts that's it। और अगर हम बात करें इक्विटी की तो उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आएगा, एंड इसके आगे आप लोग लिख सकते हैं इक्विटी विल नॉट चेंज। इस ट्रांजैक्शन से आपकी जो डेट है वो पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, और इक्विटी में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए बच्चों अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो प्रीवियस रेशियो के कंपैरिजन में हमारा जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। तो इतनी मेहनत बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन करने में लगा रहा हूं। अगर ये सारी चीजें आप लोग प्रैक्टिस करके सीख जाएंगे तो 30 सेकेंड से ज्यादा लगते ही नहीं एमसीक्यू में। आपको याद होगा प्रीवियस ईयर भी बच्चों मैं आप लोग के लिए 30 मिनट्स में 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाली सीरीज लेकर आया था, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि हम लोग 30 मिनट्स के अंदर सारे के सारे 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर लेते थे। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है डैश रेशियो इंडिकेट द स्पीड एट विच एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर बीइंग परफॉर्म्ड। देखो मेरी आपसे एक बड़ी सिंपल सी रिक्वेस्ट है, यू हैव इनफ टाइम। सबसे ज्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं? साल भर गरियाते हैं, साल भर मस्ती मारते हैं, दिसंबर जनवरी में आके जब प्री बोर्ड स्टार्ट होते हैं तब जाके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों के लिए पूरी की पूरी प्रिपरेशन अभी से लेकर आया हूं। आप अभी से इन चैप्टर्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि जब दूसरे बच्चे परेशान हो रहे होंगे फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, आप मस्ती से बैठे होंगे और सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके ही बहुत अच्छा रिजल्ट बना लेंगे। तो जो यहां हम देख सकते हैं, क्योंकि इन सब चीजों का एक एडवांटेज और भी मिलता है, आप इन सब चीजों को जितना डिटेल में मेरे साथ पढ़ोगे ऑटोमेटिकली आपका आधा सीए फाउंडेशन तैयार हो जाएगा, आपका सीयूटी पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। तो ये सारे एडवांटेज आपको मिलते हैं, क्योंकि आपने देखा कि चैप्टर को डिटेल में एक्सप्लेन करने के बाद मैं उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी लेकर आता हूं, तो वहां से आप उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद बच्चों में एक सीरीज लेकर आने वाला हूं
अब की बार आप लोगों के लिए एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, जिसमें हम लोग एक चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सारे के सारे डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है ऐसा कौन सा रेशियो है जो कि ये बताता है कि आपके बिजनेस में किस स्पीड से एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जा रहा है। मतलब यहां पे बात की जा रही है एफिशिएंसी की। ऐसा कौन सा रेशियो है जो कि ये शो करता है कि बिजनेस में एफिशिएंटली काम हो रहा है कि नहीं, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। तो यहां पे बच्चों इसका सजेस्टेड आंसर क्या बन जाएगा आपका, ऑप्शन बी, कि टर्नओवर रेशियो शो करता है कि हमारे बिजनेस के अंदर एफिशिएंटली काम हो रहा है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जैसे ही मन में हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देख लिया तो हमने मन में इसका तुरंत फॉर्मूला निकाल के सामने रख देना है कि सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में कंपैरिजन होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एवरेज इन्वेंट्री का। पूरा पूरा लिखिएगा, हालांकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो इसमें तो पूरा लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इक्वल्स टू होता है सर सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं बच्चों, सीओजीएस के अलावा ना इसको सेल्स से भी सॉल्व किया जा सकता है, दोनों लिए जा सकते हैं। अब आप देखेंगे कि यहां पर हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस गिवन है 2 लाख का, एवरेज इन्वेंट्री गिवन है 20,000 की, और हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो है 10%। यू नो व्हाट, प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, सीओजीएस की। अगर आप किसी भी तरीके से सीओजीएस बना ही नहीं सकते तो फिर आप कैसे सॉल्व कर लीजिएगा, सेल से। तो आगे चलते हैं बच्चों, यहां पर हम बना सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा सर, वो आप जो फॉर्मूला पढ़ाते हो ना हर बार, सीओजीएस इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी, उसी को यूज कर लो। तो मैं यहां पे लिखूंगा सीओजीएस इक्वल्स टू सेल्स माइनस जीपी। आगे चलते हैं, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब हमको सेल्स गिवन है कितना, 2 लाख। अब ये जो जीपी होता है ना, ये हमेशा डिपेंडेंट होता है, ये जीपी हमेशा डिपेंडेंट होता है या तो सेल्स का या तो कॉस्ट का। अगर ये नहीं बता रहे कि 10% ऑफ किसका, तो हमेशा किसका लिया जाता है, सेल्स का। तो यहाँ पे बच्चों सेल्स का 10% कितना हो जाएगा सर, 20,000। तो इसका मतलब हमारा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो कितना है, 1,80,000। अब एक काम करो बच्चों, इसमें वैल्यू पुट कर दो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकल कर आ रहा है सर, 1,80,000 डिवाइडेड बाय हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री ऑलरेडी गिवन है कितनी सर, 20,000। तो बच्चों कितना निकल कर आ जाएगा, ये 9 टाइम्स। तो इनको सिर्फ देखो मत बच्चों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पेन और नोटबुक उठा के इनको मेरे साथ प्रैक्टिस करो, और कहीं पर भी अटक जाओ ना, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना, मैं वहां पर आके बच्चों आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है। If operating ratio is 65%, operating profit ratio will be, ये इसके पहले भी बच्चों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मैं आप लोगों को समझा चुका हूं कि जो ऑपरेटिंग रेशियो होता है, ध्यान से सुनना, जो आपका ऑपरेटिंग रेशियो होता है ना, ये सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को शो करता है, और जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो होता है ये सेल्स में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो होता है। तो दोनों का कंपैरिजन सेल्स से ही किया जाता है, एक हिस्सा लागत बन जाती है, एक हिस्सा प्रॉफिट बन जाता है, इसलिए दोनों को ऐड करने पे हमेशा 100 ही आता है। तो यहां पे ऑपरेटिंग रेशियो गिवन है कितना मुझे, 65%। तो मैं इससे बड़ी आसानी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट कर सकता हूं। तो यहां पे मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आएगा, डायरेक्ट माइनस कर लीजिए, 100 में से 65 चले जाएगा तो कितना निकल के आएगा, 35%। मतलब आपकी जितनी भी सेल्स है उसका 65%, हिंदी थोड़ी सी कमजोर है हालांकि मेरी, 65% जो है आपकी लागत है। तो भाई बचा कुछ हमारा क्या हो जाएगा, मुनाफा कितना, 35%। ऑप्शन सी यहां पर बनेगा बच्चों आप लोगों का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, What will be the impact of issuing rupees 5 lakh equity shares to vendor for building purchased on the debt to equity ratio of X Limited? तो यहां पर क्वेश्चन आपसे बोल रहे हैं कि अगर हमने, हमारी कंपनी ने 5 लाख रुपए के शेयर्स जिससे हमने बिल्डिंग खरीदी है उसको इशू कर दिए, तो क्या इससे डेट टू इक्विटी रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा का? अभी बिल्कुल देख लेते हैं कि इस पे डेट टू इक्विटी रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो डेट टू इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है सर, डेट अपॉन इक्विटी। क्या होता है, डेट अपॉन इक्विटी। अब एक काम करो बच्चों आप लोग, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उसको ना अज्यूम कर लिया करो, कोई भी फिगर्स ना आप ना यहाँ पे डाल दीजिए, कोई भी फिगर्स डाल सकते हैं। जैसे मैं काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि हमारे पास सपोज डेट्स कितने के हैं, 10 लाख के, और इक्विटी कितने की है, 5 लाख की। कुछ भी अमाउंट डाल देना आप, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब ये पुरानी बात है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो हमारा रेशियो कितना है, 2:1 है। लेकिन अब यहां पढ़ो कि ट्रांजैक्शन में हमसे क्या कह रहा है, 5 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स इशू करें। तो जैसे ही 5 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स इशू करूंगा, मेरी इक्विटी पहले के कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी,
और डेट पे किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो सेकंड इफेक्ट है उसमें आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं। क्या हम लोग यहां पे एसेट्स की बात कर रहे हैं? नहीं। तो इस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट है, ऑन द वन हैंड नॉन करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, ऑन द अदर हैंड इक्विटी इंक्रीज हो रही है, तो नॉन करंट एसेट्स ले नहीं सकता। तो सिर्फ और सिर्फ किसका इफेक्ट दिखाऊंगा मैं यहाँ पर? इक्विटी का इफेक्ट दिखाऊंगा। तो रिवाइज वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 10 लाख अपॉन 10 लाख, रेशियो हो जाएगा मेरा 1:1। लेकिन देखते हैं लोग बोल क्या रहे हैं हमसे। ये आपसे कह रहे हैं कि डेट विल इंक्रीज, इक्विटी विल डिक्रीज। ऐसा नहीं होगा, डेट विल रिमेन सेम एंड इक्विटी विल इंक्रीज, ऐसा ही होगा। तो बच्चों सजेस्टेड आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी। कोई मटेरियल लेने की जरूरत नहीं है आपको, सारा का सारा मटेरियल यहां पे तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 पे। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्या होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? सर ये ना ये चेक करता है कि हमारा इंटरेस्ट के जो ऑब्लिगेशन उसके कंपैरिजन में हम सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं कि नहीं। क्योंकि जो इंटरेस्ट होता है ना बच्चों, वो दिया ही किससे दिया जाता है? सर प्रॉफिट से दिया जाता है। तो कंपैरिजन किसका करेंगे? इंटरेस्ट और प्रॉफिट का। एक खर्चा है इंटरेस्ट, देना कहां से? प्रॉफिट से। दोनों को कंपेयर कर लो, इंटरेस्ट के कंपैरिजन में प्रॉफिट हायर ही होना चाहिए। तो यहां नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, लेकिन हमको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं चाहिए होता है सर, हमको चाहिए होता है इसके अंदर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको बच्चों हम लोग पीबीआईटी भी बोलते हैं। जब कभी भी ना परसेंटेज गिवन होगा, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है और ये हो जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट। बहुत सिंपल है, इसको एक ब्रैकेट में डालो और यहां लिख दो प्लस इंटरेस्ट। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मुझे कितना गिवन है? 6 लाख रुपीस मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 में से टैक्स रेट माइनस करो, 100 में से टैक्स रेट माइनस करो, 100 में से 40 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 60। इसको एक ब्रैकेट में डालो और प्लस इंटरेस्ट निकाल लो भैया। ये रहे मेरी नॉन करंट लायबिलिटीज, 50 लाख के डिबेंचर्स हैं, ये रहा डिबेंचर के सामने रेट ऑफ इंटरेस्ट। 50 लाख का 10% कितना होता है सर? 5 लाख। अब बच्चों एक काम करो, इसको सॉल्व कर लो। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे कुछ नहीं होना है, ये 6 लाख की जगह हो जाना है 60 लाख। यस, अब आप निकाल लीजिए अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स टू पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है? 60 लाख डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट मुझे कितना देना है? 5 लाख। कितना निकल कर आ रहा है? 12 टाइम्स। बड़ी मजे की नींद सोऊंगा। 5 लाख देना है तो कमा कितना लेता हूं? 60 लाख। 12 टाइम्स ज्यादा कमा लेता हूं। बच्चों यहाँ पे 1.2 टाइम्स लिखा है ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। यहां पर क्या आएगा? 12 टाइम्स निकल कर आएगा। रीजन बेस्ड, असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे पास। चलिए इसको और देख लेते हैं हम लोग, इसके अंदर क्या है। असर्शन रीड कर लेते हैं। अ हाई डेट इक्विटी रेशियो रिस्की। ये बात बच्चों बिल्कुल सही लिखी हुई है कि अगर हमारे बोरोड फंड्स ज्यादा हैं इन कंपैरिजन टू ओनर्स फंड, तो आपकी जो पोजीशन है वो रिस्की हो जाती है। आगे आपसे बोला जा रहा है रीजन में इट मे पुट द फर्म इनटू डिफिकल्टी टू पे लॉन्ग टर्म डेट्स। बात बिल्कुल सही लिखी है यहां पे बच्चों, रीजन भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास बहुत सारे बोरोड फंड्स होते चले जाएंगे तो फिर इन्हें रीपे करने में क्या होती है? फर्म को दिक्कत होने लग जाती है। ये बिल्कुल वैसे ही कि भाई आप उधारी पे उधारी लेते चले जाओ तो कहीं ना कहीं आपको एक टाइम के बाद उसको रीपे करने में तकलीफ होने लग जाती है। तो यहाँ पे असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। देख लेते हैं किसमें निकल कर आ रहा है हमारा आंसर। असर्शन ए इज करेक्ट बट रीजन आर इज रॉन्ग। भाई ये बात तो गलत है, यहां पर दोनों ही सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। यस, ऑप्शन बी हमारा बच्चों क्या बन जाएगा इसका सजेस्टेड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। असर्शन में आपसे बोला जा रहा है, फैक्ट्स हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि करंट रेशियो एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। बिल्कुल सही बात लिखी है भाई। करंट रेशियो जो होता है वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को कंपेयर ही उसके अंदर किया जाता है। रीजन की अगर हम बात करें तो रीजन में आपसे कह रहे हैं कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रेशियो इज टू मेजर द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू मीट्स इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। यहां तक तो बात बिल्कुल सही लिखी है अभी तक कि हमारे जो करंट रेशियो का मेन ऑब्जेक्टिव होता है इसको कैलकुलेट करने के पीछे वो यही चेक करना होता है कि हम अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे कर सकते हैं कि नहीं। एज एंड वेन ड्यू विदाउट रिलाइंग अपॉन द रियलाइजेशन ऑफ इन्वेंट्रीज। भाई यहां से ना इसने पूरा का पूरा सेंटेंस में जो है माहौल खराब कर दिया। यहां तक ये सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा था कि हमारा करंट रेशियो को कैलकुलेट करने के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम ये चेक करें कि हम अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को पे कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन कह रहे हैं विदाउट यूटिलाइजेशन, सॉरी विदाउट रियलाइजेशन ऑफ इन्वेंट्रीज, बिना इन्वेंट्रीज को कंसिडर करे। गलत।
भाई करंट रेशियो कैलकुलेट करते वक्त इन्वेंट्रीज को तो कंसीडर करना पड़ता है। तो ये लास्ट वाले सेंटेंस के कारण हमारा रीजन यहाँ पे खराब हो जाता है और ये हो जाता है गलत। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि असर्शन ए इज ट्रू बट आर रीजन इज फॉल्स। फिलहाल इसको रखते हैं, और भी ऑप्शन देखना चाहिए हमें। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, गलत, दोनों सही नहीं है, इसमें से एक सही है, गलत है। बोथ असर्शन एंड रीजंस आर फॉल्स, ये भी गलत, ये कह रहे हैं दोनों गलत है, नहीं एक सही है, गलत है। असर्शन ए इज फॉल्स, ये भी गलत, असर्शन ए इज राइट। तो यहाँ पे बच्चों हमारा सजेस्टेड आंसर क्या बनेगा, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, और हमें दिख भी रहा है साफ साफ। नेक्स्ट है बच्चों एक और रीजन और असर्शन बेस्ड असर्शन रीड करूंगा पहले मैं यहाँ पर। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन्स द ओवरऑल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस, आरओआई की बात की जा रही है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला याद है ना बच्चों, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। आपने ओनर्स फंड और बोरोड फंड दोनों मिला के बिजनेस में जो इन्वेस्ट किया है उससे आप कितना परसेंट जो है अपना रिटर्न जनरेट कर लेते हैं, यही आपको क्या बताता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। यही बात यहाँ लिखी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन द ओवरऑल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। आपने उस फंड को कितना यूज किया, जितना परसेंट आप प्रॉफिट बना रहे हो उतना आपने उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया। असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन में कह रहा है इट मेजर रिटर्न नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑन टोटल फंड दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बात भी बिल्कुल सही लिखी हुई है। ये कह रहे हैं कि हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ये बताता है कि हमने ओवरऑल किस तरीके से अपने फंड्स को यूटिलाइज किया है, और उसमें आपसे बोला जा रहा है कि ये चीज कैसे की जाती है। तो यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया जाता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों सही हैं। और आर जो है ना वो एक का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। किस ऑप्शन में दिख रहा है बच्चों हमको, ऑप्शन बी में दिख रहा है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये भी एकदम क्लियर हो गया होगा आप लोग को। और बच्चों आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट यहाँ पर हमसे बोला जा रहा है कि भाई क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस किसको बोला जाता है। तो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बच्चों उसको बोला जाता है जहाँ पे हम अपने रिजल्ट को मिलते जुलते फर्म के रिजल्ट से आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे मारुति वाले कंपेयर करेंगे महिंद्रा वालों से, टाटा मोटर्स वालों से, इसको क्या बोला जाता है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। सेम इंडस्ट्री की अलग अलग फर्म का जब कंपैरिजन किया जाता है उसे बोला जाता है क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। तो ऑप्शन सी बच्चों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सजेस्टेड आंसर, टू कंपेयर ऑफ ए फर्म रेशियो विद अदर फर्म। नेक्स्ट है आपका वर्किंग कैपिटल। बेसिकली किसका किसका डिफरेंस होता है सर, ये तो हमको बचपन से याद है, लेकिन भाई मैं क्या करूं, 2012 में पूछा गया था तो मेरा तो फर्ज है आप लोगों को बताना। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकल कर आती है सर, वर्किंग कैपिटल होती है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एक साल में कितना पैसा आएगा, सपोज 1 लाख, एक साल में कितना पैसा चला जाएगा, सपोज 80,000, तो बचेगा क्या, 20,000। यही हमारे लिए क्या है, वर्किंग कैपिटल, जिससे आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, यस। डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड क्विक लायबिलिटीज, नो। कैपिटल एंड लायबिलिटीज, नो। कैश इन बैंक डिफरेंस, नो। सजेस्टेड आंसर जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट करंट एसेट्स। अच्छा करंट एसेट्स निकाल के दिखाना है। इसमें आपसे बोले आ रहा है कैश बैलेंस है, इन्वेंट्री है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं। देखिए 2012 में इतना इजी क्वेश्चन भी पूछ लिया लोगों ने। कौन कौन से करंट एसेट्स हैं, ये करंट लायबिलिटीज है, बस इनको उठा के ऐड कर दो। तो कैश बैलेंस कितने का है, 5,000, इन्वेंट्री कितने की है, 550 की, तो ये हो गया 55। प्रीपेड एक्सपेंसेस भी करंट एसेट्स होते हैं, खैर वाजिब भी है। भाई हम भी कई बच्चों से ऐसे डील करते हैं जिन्हें 11th स्टैंडर्ड में अच्छे से नहीं पढ़ा होता है, तो उनको बहुत मतलब एक तरीके से वो अब एक जगह अटक से जाते हैं कि बस वो 2 ही 4 करंट एसेट्स के नाम उनको पता होते हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस भी फिर डेफिनेटली बनाए जा सकते हैं एक नंबर में, कि हमें लगभग सारे ही करंट एसेट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कैश करंट एसेट है, इन्वेंट्री करंट एसेट है, प्रीपेड करंट एसेट है, सबको प्लस कर लो। यहाँ पे हो रहा है 65 और 65, और ट्रेड रिसीवेबल भी करंट एसेट है। 65 और 65 हो गया आपका 130। तो ऑप्शन बी बच्चों यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा कि इनमें से अगर हम एडिशन करें करंट एसेट्स का तो टोटल कितने के निकल के आ रहे हैं, 1,30,000 के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे बोला जा रहा है कि इन्वेंट्री जो है वो है 1 लाख की, करंट एसेट्स है हमारे पास 8 लाख के, करंट लायबिलिटीज है 4 लाख की, देन व्हाट विल बी द लिक्विड रेशो। मुझे यहाँ पे लिक्विड रेशो निकाल के दिखाना है। भाई ये तो बहुत ही सिंपल हो गया यार हमारे लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिक्विड रेशो निकालने के लिए सर लिक्विड एसेट्स निकालेंगे। 2012 में पूछा था ये भी, तो सर उसके लिए ना करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री जो है वो माइनस करनी पड़ती है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं बच्चों, एग्जाम में ऐसा कोई हवा लेके नहीं जाना, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो करंट एसेट्स मेरे पास कितने के हैं सर, करंट एसेट्स मेरे पास यहाँ पे 8 लाख रुपीज़ के, उसमें से हम माइनस कर लेंगे अपने इन्वेंट्री।
तो इन्वेंट्री हमको कितने की गिवन है सर? इन्वेंट्री गिवन है 1 लाख की, तो हमारे लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे सर 7 लाख। अब बच्चों बस मुझे यहाँ पर लिक्विड रेशो या फिर ये लोग कह रहे हैं लिक्विड रेशो, उसका फॉर्मूला लगाना है। तो वो होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज़। लिक्विड एसेट्स हैं सर हमारे पास 7 लाख के, और हमारे पास जो करंट लायबिलिटीज़ है सर वो है 4 लाख की। कितना है ये सर? 4 लाख। कर लो भाई डिवाइड, कितना निकल कर आएगा सर? ये निकल कर आएगा 1.75:1। सॉल्व कर लीजिएगा आप, इतना ही निकल कर आएगा। नेक्स्ट, ओहो मैं वेट ही कर रहा था इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, और फाइनली वो क्वेश्चन मुझे यहां पर मिल ही गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंप्रूव क्विक रेशियो? मुझे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आता है बच्चों, क्योंकि यहां पर असली टेस्ट होता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने मजबूत हैं, आपके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चों, यहाँ पे देखो क्विक रेशियो की, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्विक रेशियो की, तो सर क्विक रेशियो को तो लिक्विड रेशियो भी बोला जाता है, और इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटीज़। तो सर हम मान के चलते हैं कि हमारे जो लिक्विड एसेट्स हैं वो कितने के हैं? 1 लाख रुपीज़ के, और हमारी जो करंट लायबिलिटीज़ है सर वो भी कितने की? 1 लाख की। तो हमारा राइट नाउ जो रेशियो चल रहा है वो 1:1 का चल रहा है। ऐसा मैंने अजम्पशन ले लिया है। आप कोई भी फिगर ले लो, मैं हर बार बोलता हूँ कोई भी फिगर ले लोगे आपका आंसर हर बार वैसे ही निकल कर आएगा। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारे लिक्विड एसेट्स होते हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए हमें करंट एसेट्स में से इन्वेंटरी और प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स, ये तीनों के तीनों आइटम माइनस करने पड़ते हैं। तो इन शॉर्ट बच्चों मैं ये भी कह सकता हूं कि जब कभी भी आप लोग लिक्विड एसेट्स यूज़ करेंगे तो उसके अंदर कोई भी चेंज ऐसा जो कि इन्वेंट्री में आएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस में आएगा, एडवांस टैक्स में आएगा, वो चेंज आप लोग लिक्विड एसेट्स के अंदर नहीं दिखा सकते हैं। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं बहुत ही कॉन्सेप्चुअली आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि लिक्विड एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स नहीं आता है। तो ट्रांजैक्शन का ऐसा कोई भी इफेक्ट जिसके कारण इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स में चेंजेस आ रहे हैं वो आप कंसिडर नहीं कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो पहला आपसे बोला जा रहा है परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। अब इस केस में क्या होगा बच्चों, यहां देखिए आप लोग, केस नंबर 1 में सर कहानी हमारी ये चल रही है कि अभी हमारे जो लिक्विड एसेट्स हैं वो हमारे पास है 1 लाख रुपीज़ के, और सर हमारी जो करंट लायबिलिटीज़ है बच्चों, करंट लायबिलिटीज़ भी हमने एज्यूम कितने करके रखी है? 1 लाख रुपीज़ की। ये मेरी राइट नाउ पोजीशन है। यहाँ आपसे बोला रहा है आपने इन्वेंट्री खरीदी, तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ भाई, लिक्विड एसेट्स के अंदर इन्वेंट्री आती है क्या? नहीं आती, इन्वेंट्री को मत लो। लेकिन जब हमने पेमेंट किया कैश में, तो सपोज हमने 50,000 के खरीदे होंगे, तो 50,000 का आपने जैसी पेमेंट किया कैश में, तो आपकी रिवाइज्ड वैल्यू क्या हो जाएगी सर? हमारे लिक्विड एसेट्स हो जाएंगे 50,000 के, क्योंकि कैश तो लिक्विड एसेट होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं बच्चों, मैंने डिटेल वीडियोस में भी आपको बताएं। हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट निकालो और देखो कि यहाँ पर जो वेरिएबल्स गिवन है उनमें कोई इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है कि नहीं। तो यू आर परचेजिंग इन्वेंटरी हियर अगेंस्ट कैश, सो इट विल इंक्रीज योर इन्वेंटरी, बट इन केस ऑफ लिक्विड रेशियो इन्वेंट्री लेते ही नहीं है। बट ऑन द अदर हैंड कैश इज डिक्रीजिंग, दैट विल रिजल्ट डिक्रीज इन लिक्विड एसेट्स। तो मैंने 50,000 के मान लिए थे, आप कितने के भी मान लेना। तो ये मेरा रिवाइज्ड निकल कर आ गया वैल्यूज, और हमारा जो रेशियो जाएगा वो हो जाएगा 0.5:1। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन है जो कि इसे इंप्रूव करेगा या फिर रिड्यूस करेगा। तो मैंने केस नंबर मतलब ऑप्शन नंबर 1 बोल सकते हैं अपन लोग उसको। तो यहाँ मैं इसको डिटेल में समझा रहा था कि भाई यहाँ पे कौन सा है, तो ये पहला वाला तो रिड्यूस कर रहा है। अब मैं एक चीज़ बता दूँ, नंबर बी की बात करें, मतलब ये तो गलत निकला। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर, इससे क्या होगा? कैश नाम का लिक्विड एसेट्स इंक्रीज हो जाएगा और डेटर नाम के लिक्विड एसेट्स कम हो जाएंगे। नो चेंज, ये भी काम नहीं आया। नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 10,000। गुड्स को लेना ही नहीं, इन्वेंट्री को लिया ही नहीं जाता है फॉर कैश, लेकिन इससे 50,000 का हमारे पास क्या आएगा? कैश आएगा, जिससे आपके लिक्विड एसेट्स क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे, और करंट लायबिलिटी उतनी ही रहेगी। तो बच्चों इसका आंसर है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 फॉर ₹50,000। ये वो ट्रांजैक्शन है जिसके कारण आपका क्विक रेशियो क्या होगा? इंप्रूव होगा। एक्सक्यूज मी, कहाँ से आ गए आप? जस्ट गिव मी 1 मिनट बच्चों। अभी ठीक है, हो जाता है कभी कभी। चलते हैं आगे। नेक्स्ट, a firm has current ratio of 4:1, quick ratio is 2.5:1, assuming inventory is 15,000, find out total current assets।
बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है भाई मयंक सर के स्टूडेंट्स के लिए। तो करंट रेशियो गिवन है 4:1, लिक्विड रेशियो गिवन है 2.5:1, इन्वेंट्रीज गिवन है 15,000। एक काम करो, मैंने सिखाया है कि जब कभी भी करंट रेशियो गिवन होता है और करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज दोनों में से कुछ भी गिवन नहीं है तो हमेशा करंट लायबिलिटीज को एक्स ले लो। तो बच्चों यहां मैं ले लूंगा लेट द करंट लायबिलिटी बी एक्स। अब लगाओ भाई यहाँ पर आपका क्या करंट रेशियो, तो करंट रेशियो इक्वल्स टू होता है सर करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो 4:1 है, 4 ले लो, करंट एसेट्स वैसे ही लिखे रहने दो, करंट लायबिलिटीज को ले लो x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा तो करंट एसेट्स आ जाएंगे 4x। आगे चलते हैं। इसके बाद बच्चों में जो यहाँ पे क्विक रेशियो भी गिवन है जिसको मैं जनरली लिक्विड रेशियो बोलता हूँ। तो लिक्विड रेशियो इक्वल्स टू होता है सर लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। वैल्यू पुट करो भाई, लिक्विड रेशियो कितना गिवन है सर 2.5, लिक्विड एसेट्स सर वो तो पता लगाने हैं, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज कितने की है x की, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो सर यहाँ पर आपके लिक्विड एसेट्स भी आ गए हैं कितने के 2.5x के। तो करंट रेशियो से क्या निकाल लिया करंट एसेट, लिक्विड रेशियो से क्या निकाल लिया लिक्विड एसेट्स। अब एक काम करो बच्चों, लिक्विड एसेट का फॉर्मूला खोल दो। लिक्विड एसेट्स इक्वल्स टू होता है सर करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। तो लिक्विड एसेट्स कितने के सर 2.5x के, करंट एसेट्स कितने के हैं 4x के, इन्वेंट्री कितने की वन है सर 15,000। सॉल्व करो बच्चों, इसको उठा के इधर ले आइए, ट्रांसपोजिशन कर दीजिए, माइनस से प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 2.5x। और फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 15,000 इक्वल्स टू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 1.5x। x की वैल्यू निकाल लो भाई, x की वैल्यू निकल कर आएगी सर यहाँ पे 15,000 डिवाइडेड बाय 1.5 10,000। क्या निकाल लेते हैं करंट एसेट्स, करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी है 4x, 4 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू कितनी है 10,000। तो मतलब हमारे जो करंट एसेट्स थे वो कितने के थे 40,000 के। इतनी मेहनत करवा दी तो ऑप्शन सी हमारे बच्चों यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। थकना नहीं है लेकिन भाई चलते रहना है। मैं तो आपसे क्या कह रहा हूँ, इस बार का भाई पूरी की पूरी आपकी तैयारी मेरी ही जिम्मेदारी है। Assuming that debt to equity ratio is 2:1, मान के चलते हैं कि डेट टू इक्विटी रेशियो 2:1 है तो भाई डेट को ले लो, एक काम करो 2 लाख रुपीज, और भाई इक्विटी को ले लो आप कितना 1 लाख रुपीज। आप चाहो तो 50,000 25,000 ले लो, 10 लाख 5 लाख ले लो, बस रेशियो हर बार जो है इन दोनों के बीच का 2:1 ही बनना चाहिए। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल हैव नो इफेक्ट ऑन इट। अब बताओ इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन है जिसके कारण आपका जो फिलहाल रेशियो चल रहा है ना 2:1 ये उतना का उतना ही रहेगा। देखते हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय टेकिंग लोन। अगर आपने एसेट्स खरीदे तो ऑन द वन हैंड क्या इंक्रीज होंगे नॉन करंट एसेट्स, चलो माना वो तो नहीं लेंगे बाय टेकिंग लोन, लेकिन इससे लोन क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा तो रेशियो भी क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। ये आंसर नहीं बन सकता। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जिसका बुक वैल्यू था 40,000 बेचा है 15,000 के लॉस में, तो ऑन द वन हैंड बच्चों यहाँ पे आपके एसेट्स कम हो जाएंगे, उससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कैश नाम का एसेट इंक्रीज हो जाएगा, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लॉस हो जाएगा 15,000 का, इससे हमारा इक्विटी कम हो जाएगा, और अगर इक्विटी कम हो गया तो रेशो चेंज हो जाएगा। हमें ऐसा ट्रांजैक्शन ढूंढना है जिससे चेंज नहीं होगा, इससे भी चेंज होगा। इशू ऑफ बोनस शेयर्स, इशू ऑफ बोनस शेयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ देखो बोनस शेयर्स दिए जाते हैं बच्चों रिजर्व्स में से। रिजर्व किसका पार्ट होता है, इक्विटी का ही पार्ट होता है। तो ऑन द वन हैंड रिजर्व्स कम होने से इक्विटी कम हो जाएगा, बट ऑन द अदर हैंड आपके जो ये शेयर्स हैं वो क्या हो जाएंगे इंक्रीज हो जाएंगे। मतलब शेयर होल्डर्स फंड का एक पार्ट कम हो रहा है, एक पार्ट बढ़ रहा है, नो चेंज। यहाँ वो बच्चों आंसर छुपा हुआ है ऑप्शन सी। बोनस शेयर्स इशू करने से आपकी डेट टू इक्विटी रेशियो पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आगे चलते हैं बच्चों हम लोग, अब देखते हैं हमारे पास क्या है। और कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ओके, इफ प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है 2,10,000 है, रेट ऑफ टैक्स हमको गिवन है 40% और 15% हमारे पास डिबेंचर्स हैं। ठीक है भाई, अभी कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। ये यहाँ की जगह ना यहाँ ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ बच्चों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले आपको भी पता है हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना होता है। हमें कैलकुलेट करना होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का फॉर्मूला कैसे आता है बच्चों, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट। वैसे तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बच्चों, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। सीधे आपको यहां पर क्या बना लेना चाहिए, वैल्यू पुट करके यहाँ पे आप लोगों को उसका सॉल्यूशन तैयार कर लेना चाहिए। लेकिन समझाने के लिए बच्चों ये सब मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमको यहाँ पे कितना गिवन है सर 2,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टैक्स रेट करिए। 100 में से टैक्स रेट कितना गिवन है 40% माइनस कर दोगे तो कितना निकल कर आएगा 60। अब इसमें बच्चों आप लोग अपना इंटरेस्ट प्लस कर लीजिए। तो 15% निकालना है मुझे डिवेंचर्स का, और डिवेंचर्स कितने गिवन है 3 लाख के। 3 लाख का 15% निकालिए, कितना होता है 45,000।
चलिए अब इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा कितना निकल कर आएगा सर, ये निकल कर आ रहा है 3,50,000। इसमें हम ऐड कर देंगे 45,000 इंटरेस्ट का, तो ये कितना बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 3,95,000। अब एक काम करिए, आप अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इक्वल्स टू होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आया था, 3,95,000 डिवाइडेड बाय बच्चों इसमें हमारा इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करके दिखाया था मैंने आपको, 3 लाख का 15% 45,000। अब इसको आपस में काम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। 8 टाइम्स तो जा रहा है, मिलता जुलता कौन सा है 8.8, तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो सजेस्टेड आंसर हो जाएगा वो जाएगा 8.8 टाइम्स। एकदम क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स के लगभग खत्म होने वाले हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे निकाला जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए बच्चों हम लोगों को ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए होगा डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे मैं वर्किंग कर लेता हूँ, जो कुछ भी वैल्यूज आएंगी वो हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लें। ओपनिंग स्टॉक गिवन है मुझे 10,000 और इसके अलावा मुझे यहाँ पे परचेजेस गिवन है 1,20,000 के। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से बच्चों 4 लाख, परचेज रिटर्न है 5,000 रुपीज का। रिटर्न फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब भैया सेल्स रिटर्न हमको गिवन है कितने की, 15,000 की। सेलिंग एक्सपेंसेस है 70,000 के और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है 40,000। क्लोजिंग स्टॉक हमारे यहाँ पे 60,000 है। बच्चों बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल बच्चों जैसा है। आपको पता है मैंने इसके डिटेल वीडियो में भी सारी चीजें पढ़ाई आप लोग को, तो बस आप अपने स्टेप्स फॉलो करते चलिए। तो यहां पर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ना पहले ऑपरेटिंग कॉस्ट की जरूरत पड़ती है। तो मैं बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। ऑपरेटिंग कॉस्ट बनाने के लिए मुझे सीओजीएस की जरूरत होती है। तो बच्चे काम करिए, सबसे पहले आप लोग यहाँ पे सीओजीएस का फॉर्मूला बना लीजिए। तो सीओजीएस का फॉर्मूला हो जाएगा सर ओपनिंग स्टॉक, पूरा वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं, बस एक्सप्लेनेशन के लिए कर रहा हूं। ओपनिंग स्टॉक में क्या परचेज को जो है वो ऐड कर दीजिए, इसमें से बच्चों परचेज रिटर्न को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इसके अलावा देखते हैं यहाँ पे कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस गिवन है क्या, नहीं सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस यहाँ पे बिल्कुल भी गिवन नहीं है। तो इसमें से क्या माइनस कर दूंगा मैं, क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले हम लोग बनाएंगे बच्चों यहाँ पे सीओजीएस। तो ओपनिंग स्टॉक मुझे कितना गिवन है सर 10,000। परचेजेस देखो बच्चों हमको यहाँ पे कितनी गिवन है 1,20,000। तो उसमें ऐड कर देंगे हम लोग 1,20,000 माइनस बच्चों इसमें से करना है मुझे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न मेरा कितना गिवन है 5,000 और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक जो है बच्चों हमको माइनस करना है, जो कि कितना गिवन है 60,000। चलिए आइए इनको प्लस माइनस कर लेते हैं। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं, काम करते हैं बच्चों, अपन इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 1,30,000 और 1,30,000 में से ही हमको 65 हटा देना है। तो यहां पर भी सर 65,000 ही बचेगा। अब एक काम करिए बच्चों, आप लोग अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बना लीजिए। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बहुत ही सिंपल होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को ऐड कर दो तो क्या बन जाता है सर, ये हमारे लिए बन जाते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो 70,000 और 40,000, 70,000 कहां से ले लूंगा मैं सेलिंग एक्सपेंसेस से और 40,000 कहां से ले लूंगा मैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से। दोनों को उठा के ऐड कर लूंगा तो बच्चों 1,10,000 जो है मेरे क्या आ जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये भी आ चुका है बच्चों। अब एक काम करिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट बना लीजिए। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू क्या होता है सर, ऑपरेटिंग कॉस्ट इक्वल्स टू होता है सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सीओजीएस कितना कैलकुलेट करके दिखाया था मैंने 65,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमने कितने कैलकुलेट करके रखे हैं सर 1,10,000। दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना निकल कर आ जाएगा सर 1,75,000। इतना क्लियर। ऑपरेटिंग कॉस्ट तक पहुंच गए हम लोग। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट तक पहुंच गए तो फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी निकाल लो ना। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमें चाहिए सेल्स। सेल्स कितने गिवन है सर 4 लाख गिवन है, लेकिन बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं सेल्स रिटर्न भी गिवन है कितने का 15,000 रुपीज का। तो अगर मुझे क्या चाहिए, नेट सेल्स चाहिए। तो नेट सेल्स के लिए मुझे सेल्स में से सेल्स रिटर्न क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हमारी नेट सेल्स जो है वो है 3,85,000। तो एक काम करिए, अब अपनी सेल जो है 3,85,000, उसमें से अपनी जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं कितने के 1,75,000 के, ये बच्चों आप लोग माइनस कर दीजिए। तो यहां पर हमारा जो निकल कर आ रहा है वो आ रहा है सर 2,10,000। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना निकल कर आ रहा है 2,10,000।
10,000, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो बच्चों 2,10,000 डिवाइडेड बाय हमारा जो नेट सेल्स है वो कितना है सर? नेट सेल्स है अपन लोगों का 3,85,000, 3,85,000, ये 3 है, ठीक है, 3,85,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, 50% अप्रॉक्स बन रहा है बच्चों ये, तो ये बन जाएगा 54.5%। एकदम क्लियर? तो इतना बहुत डिटेल में सॉल्व करने की जरूरत नहीं है भाई, ये तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपको पता है मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ, लेकिन यहाँ एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए बच्चों यहाँ पे मैंने आप लोगों को इतना डिटेल में बता दिया है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग रेशियोज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अभी तक जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए सारे के सारे मैंने आप लोगों के लिए कवर कर लिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के अभी तक कौन कौन से क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।